मैं पैसे जमा करना चाहता हूँ। ए लड़के, सच सच बोल, ये पैसे कहाँ से उड़ाए हैं? इतनी बड़ी रकम तेरे पास आई कहाँ से? मैडम, मैंने चोरी नहीं की, दिन भर काम किया है, ईंटें उठाई, बर्तन धोए, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। चल निकल यहाँ से, भिखारियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, गाड़ी से बाहर फेंक। मैडम प्लीज ले जाओ। नहीं। 12 साल का कबीर अपनी फटी हुई जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर काउंटर पर रखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद अपनी मेहनत के फल पर गर्व। लेकिन काउंटर के दूसरी तरफ बैठी कर्मचारी उसे घृणा से देखती है। हे लड़के, सच सच बोल, ये पैसे कहाँ से उड़ाए हैं? इतनी बड़ी रकम तेरे पास कहाँ से आई? कबीर सहम गया। उसकी आवाज लड़खड़ाई। नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं की, ये तो मैंने मजदूरी करके जोड़े हैं। बैंक में सन्नाटा छा गया। पैसा कहाँ से आया, इस बच्चे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो देखने में आप इतना खो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। आगे वीडियो शुरू होता है। कर्मचारी ने तेज आवाज में कहा, अपनी शक्ल देखी है? अभी पुलिस बुलाती हूं, सारा सच बाहर आ जाएगा। तू जैसे भिखारी यहां बैंक का माहौल खराब करने आ जाते हैं। कबीर की आंखों में आंसू भर आए, पर उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर आज आपने पुलिस बुलाई तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस बैंक को संभालने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। पूरी बैंक उसके साहस पर हंस रही थी। उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसे क्या पता था कि जिस मासूम को वो आज दुत्कार रहे हैं, वही कल इस संस्थान की तकदीर लिखने वाला है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, कबीर अपनी बूढ़ी नानी की गोद में सिर रखकर सुबक रहा था। नानी के हाथों की झुर्रियां उसके आंसुओं को पोंछ रही थीं। नानी, मैं अब कभी उस बड़े दफ्तर नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे चोर कहते हैं। नानी की आंखों में बेबसी थी। उस सुबह जब दोनों खुशी खुशी बैंक गए थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गरीबी का मोल इतना कड़वा होगा। काउंटर पर बैठी महिलाओं की वो जहरीली हंसी, देखो आज भीख मांगने वाले भी खाते खुलवाने लगे हैं, कबीर के सीने में एक तीर की तरह चुभ गई थी। दूसरी महिला कर्मचारी की हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। इसके चिथड़े कैसे कपड़े तो देखो, इन्हें लगता है बैंक इनके लिए बना है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस बच्चे का वे उपहास कर रही हैं, वही कल उनके अहंकार को मिट्टी में मिलाने वाला है। नन्हे कबीर की आंखें डबडबा गईं। उसने धीमी आवाज में अपनी नानी से पूछा, नानी, ये सब मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तभी पहली कर्मचारी अपनी कुर्सी से उठी और चिल्लाई, ओए छोटे, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? इतने पैसे कहाँ से मार कर लाया है? इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, गार्ड ने आगे बढ़कर उसे जोर से धक्का दे दिया। चल बाहर निकल, यहाँ रईसों का काम होता है, तेरे जैसे कंगालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। कबीर गिरते गिरते बचा। उसकी सिसकियां अब फूट फूट कर रोने में बदल चुकी थीं। पूरा बैंक तमाशबीन बना खड़ा था। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी का ज़मीर नहीं जागा। कोई उस मासूम के पक्ष में नहीं बोला। डला हुआ कबीर अपनी नानी के आंचल के पीछे छुप गया और रोते हुए बोला, नानी, मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना। नानी ने कांपते हाथों से अपनी कमर में बंधा एक पुराना मैला सा बटुआ निकाला। उसमें मेहनत की कमाई के कुछ मुड़े हुए नोट थे। साहब, हम चोर नहीं हैं, ये मेहनत के पैसे हैं, बस इन्हें जमा कर लीजिए। महिला कर्मचारी ने उस पोटली जैसे बटुए को देखा और तिरस्कार से मुंह फेर लिया। इतनी कम छिल्लर लेकर बैंक का समय बर्बाद करने चले आते हैं। मगर उसी वक्त एक कोने में बैंक का एक शख्स खामोशी से ये सब देख रहा था। उसका नाम था आर्यन, जो शहर का एक निडर पत्रकार था। उसने बिना किसी शोर शराबे के अपना फोन निकाला और इस पूरी जिल्लत को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, आज इस बच्चे के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। कबीर का गला सूख रहा था। उसने नानी का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे वो नफरत भरी जगह से तुरंत भाग जाना चाहता हो। अरे, ये पानी का डिब्बा यहाँ से हटाओ। अंकल प्लीज बस करो। दूर है, अब जाओ यहाँ से। कबीर का गला प्यास से सूख रहा था। नानी ने पास रखे पानी के जग की ओर इशारा किया, जा बेटा, थोड़ा पानी पी ले। लेकिन जैसे ही कबीर ने हाथ बढ़ाया, गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। ये छोकरे, पीछे हट, ये पानी सम्मानजनक ग्राहकों के लिए है,
तेरे जैसों के लिए नहीं, बाहर जा और कहीं नल ढूंढ। जिल्लत की इंतहा हो चुकी थी। नानी ने कांपते हाथों से कबीर को पकड़ा और भरी आंखों से कहा, चल बेटा, यहां हमारी कोई कदर नहीं, हम यहां से चलते हैं। कबीर से सकियां भरता हुआ उस ठंडी इमारत से बाहर चिलचिलाती धूप में निकल आया। तभी पीछे से पत्रकार आर्यन दौड़ता हुआ आया। अम्मा जी रुकिए, मेरा नाम आर्यन है, मैं एक पत्रकार हूं। अंदर जो हुआ वो सरासर नाइंसाफी थी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? नानी की आवाज में डर था। बेटा, हमने कुछ बुरा नहीं किया, हम तो बस अपनी मेहनत के पैसे रखने आए थे। आर्यन ने नम्रता से कहा, मैं जानता हूं अम्मा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शाम को आपके घर आकर पूरी बात समझना चाहता हूं। और मैं आप सभी अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ, इसे कोई परेशानी ना हो। ये पैसा इसका है और हम यहाँ इसे जमा करने आए हैं। दुनिया को ये सच जानना ही होगा। शाम को जब सूरज की रोशनी मध्यम पड़ी, आर्यन कैमरा लेकर उस तंग बस्ती की टूटी हुई झोपड़ी में पहुंचा। कबीर एक कोने में डरा सहमा बैठा था। आर्यन उसके पास जमीन पर बैठ गया और प्यार से पूछा, कबीर बेटा, आज वहां क्या हुआ था? मासूमियत से कबीर बोला, अंकल, वो मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का दिया पर मैंने कुछ नहीं चुराया था। आर्यन का दिल भर आया। उसने कैमरा ऑन किया और उस दर्द को रिकॉर्ड करना शुरू किया। नानी ने बताया कि कबीर उनका अपना पोता नहीं है। बेटा, ये मुझे 10 साल पहले रेलवे स्टेशन पर लावारिस मिला था, तब से ये मेरी सूनी जिंदगी का सहारा है। जब आर्यन ने पुलिस की बात पूछी तो नानी ने आह भरकर कहा, कोशिश बहुत की बेटा, पर किसी ने सुध नहीं ली। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, उसी के लिए हम पैसे जोड़ने बैंक गए थे। उस रात आर्यन सोया नहीं। उसने पूरी रात जागकर उस अपमान की फुटेज और कबीर के इंटरव्यू को एडिट किया। उसने वीडियो को एक दिल दहला देने वाला शीर्षक दिया, एक मासूम का सपना और बैंक का अहंकार। क्या गरीबी ही सबसे बड़ा अपराध है? वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए उसने लिखा, ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, हमारे समाज के गिरते हुए ज़मीर की गवाही है। वो वीडियो जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। इंटरनेट पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। सुर्खियां चीख चीख कर पूछ रही थीं, क्या बैंक की तिजोरियों के साथ इंसानी संवेदनाएं भी बंद हो चुकी हैं? उधर टूटी हुई झोपड़ी में नानी कबीर को समझा रही थीं, बेटा, हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ कांटों की वजह से पूरा बगीचा खराब नहीं कहलाता। लेकिन कबीर के नन्हे मन पर लगा घाव गहरा था। उसके लिए बैंक अब सपनों की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक घर था जहां सिर्फ आंसू मिलते थे। नानी की हालत पल पल गिर रही थी। डॉक्टर की चेतावनी कानों में गूंज रही थी, ऑपरेशन तुरंत करना होगा वरना देर हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ थे? उसी उम्मीद में तो वे उस दिन अपमान की उस दहलीज पर खड़े थे। नानी ने हार मान ली थी। अब इलाज नहीं होगा कबीर, शायद यही मेरी किस्मत है। कबीर अपनी नानी की बेबसी देख रहा था, पर वो खुद भी लाचार था। उसी समय शहर से कोसों दूर एक आलिशान होटल के कमरे में बैंकिंग साम्राज्य के मालिक विक्रम मल्होत्रा अपने टैबलेट पर खबरें देख रहे थे। अचानक वही वायरल वीडियो उनकी नज़रों के सामने आया। पहले तो उन्हें लगा किसी और का बैंक होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने काउंटर देखा, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये मेरा बैंक है, मेरे कर्मचारी एक बच्चे के साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। विक्रम का दिल एक पिता होने के नाते पिसज गया। लेकिन असली भूकंप तो तब आया जब वीडियो के आखिर में नानी ने कबीर के मिलने की कहानी सुनाई। वो बस स्टैंड, वही तारीख, वही कड़ाके की ठंड वाली रात। विक्रम के हाथ कांपने लगे। 10 साल पहले उनकी जिंदगी का चिराग, उनका इकलौता बेटा उसी जगह से गायब हुआ था। बरसों की तलाश, पुलिस की फाइलें और डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट्स जहां नाकाम हुई थीं, आज इस एक वीडियो ने उम्मीद की वो मशाल जला दी थी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे खास ऑफिसर राघव को फोन लगाया। राघव, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, दुनिया का हर काम छोड़ दो और अभी के अभी वहां पहुंचो। ये मेरे बैंक का मामला नहीं, ये मेरी जिंदगी का मामला है, जाओ। राघव ने बैंक के सारे काम वहीं छोड़े और सीधे उस पते की ओर निकल पड़ा। जब वो कबीर की टूटी हुई झोपड़ी के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऊंची इमारतों के मालिक का वारिस आज इस टूटी छत के नीचे जिंदगी काट रहा था। राघव ने बहुत ही नरमी से बात शुरू की। नानी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बताया, बेटा, उस रात बस स्टैंड पर यह बच्चा अकेला बिलख रहा था, ठंड से ठिठुर रहा था, पर अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। मेरा दिल पसीज गया।
मैं इसे अकेला कैसे छोड़ती। पुलिस के पास भी गई, पर किसी ने गरीब की सुध नहीं ली। धीरे धीरे ये मेरी सूनी जिंदगी का इकलौता उजाला बन गया। सारी हकीकत जानकर राघव ने कांपते हाथों से विक्रम मल्होत्रा को फोन लगाया। सर, हालात बहुत नाजुक हैं। नानी की सांसें उखड़ रही हैं और कबीर की हालत देखी नहीं जा रही। और हाँ, जो तारीख और निशाना आपने बताए थे, सब कुछ सच साबित हो रहा है। विक्रम के दिल में उम्मीद की एक बिजली सी कौंधी, पर साथ ही डर भी था, कहीं ये फिर से कोई अधूरा सपना न साबित हो। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, राघव, कोई रिस्क मत लो। नानी और बच्चे को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराओ। इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारा खर्च मेरा बैंक उठाएगा। कुछ ही देर में उस तंग गली में एम्बुलेंस का सायरन गूंजा। कबीर घबराया हुआ था, पर राघव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, डर मत छोटे, अब तेरी नानी को कुछ नहीं होगा। उधर विक्रम मल्होत्रा ने अपनी विदेश यात्रा बीच में ही छोड़ दी। फ्लाइट में बैठे हुए उनके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था। अगले दिन जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, उनकी नज़र कुर्सी पर बैठे कबीर पर पड़ी। विक्रम के कदम वहीं थम गए। कबीर के चेहरे में उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की वही मासूमियत और वही आंखें दिखीं जिन्हें वे 10 साल से ढूंढ रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि यही मेरा बेटा है, लेकिन दिमाग को सबूत चाहिए थे। विक्रम मल्होत्रा ने भारी मन से कहा, डॉक्टर, मुझे डीएनए टेस्ट करना है। डॉक्टर ने समझाया कि रिपोर्ट में वक्त लगेगा। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैंने 10 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और सही। उधर ऑपरेशन कामयाब रहा। जब नानी की आंखें खुली तो वे खुद को एक आलीशान कमरे में पाकर हैरान रह गईं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आपकी नेकी का फल आपको मिल गया, अब बस आराम कीजिए। लेकिन बैंक के बाहर मंजर अलग था। मीडिया का जमावड़ा और जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे दोनों महिला कर्मचारी और वो गार्ड अब अपनी कुर्सी पर कांप रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जिस मासूम को उन्होंने कंगाल कहकर ठुकराया था, उसकी गूंज अब उनके करियर को खत्म करने वाली है। कुछ दिन बाद जब डीएनए रिपोर्ट विक्रम के हाथ में आई तो उनके हाथ कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने कागज पढ़ा, उनके सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रो पड़े। कबीर ही उनका खोया हुआ वारिस था। विक्रम ने कबीर को सीने से लगा लिया। 10 साल का सूनापन एक पल में सिमट गया। नानी को जब हकीकत पता चली तो उनकी आंखों में खुशी और बिछड़ने का डर दोनों थे, मगर विक्रम ने उनके हाथ थाम लिए और कहा, अम्मा, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। आज से आप सिर्फ इसकी नानी नहीं, इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं। अब बारी थी हिसाब की। विक्रम ने कबीर से कहा, बेटा, तुम्हें एक बार फिर उस बैंक चलना होगा। कबीर सहम गया, नहीं पापा, वो मुझे फिर चोर कहेंगे, फिर मारेंगे। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो बेटा, और जिस जगह से तुम डर रहे हो उसका मालिक तुम्हारा बाप है। अगले दिन बैंक का नज़ारा बदला हुआ था। विक्रम मल्होत्रा अपने बेटे कबीर के साथ दाखिल हुए। कबीर के हाथ में एक बहुत भारी बैग था। वो सीधा उसी काउंटर पर पहुंचा जहां उन महिलाओं ने उसे जलील किया था। सन्नाटे को चीरते हुए कबीर ने उस बैग की जिप खोली और नोटों की गड्डियां काउंटर पर ढेर कर दी। पूरे बैंक की सांसें थम गईं। कबीर ने उन महिलाओं की आंखों में देखकर बस इतना कहा, मैम, आज तो ये पैसे कम नहीं है ना कि आज भी मैं चोर हूं। नोटों के उस ढेर को देखकर बैंक में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। कबीर ने उन कर्मचारियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैम, आपने कहा था कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। मेरी औकात नहीं है यहाँ पैसे जमा करने की। देखिए, आज मैं पैसे लेकर आया हूँ, अब इन्हें जमा कीजिए। उन दोनों महिलाओं और उस गार्ड के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ठीक उसी पल बैंक के भारी दरवाजे खुले और विक्रम मल्होत्रा पूरे रौब के साथ अंदर दाखिल हुए। तमाम कर्मचारी ध्यान दें, विक्रम की कड़क आवाज गूंजी। ये बच्चा जिसे तुम सब ने अपमानित किया, मेरा बेटा है, और जिन लोगों ने इसके साथ बदसलूकी की, उन्हें इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। उन्होंने सख्त लहजे में आगे कहा, जो इंसानियत भूल सकता है वो मेरे संस्थान में काम करने के काबिल नहीं है। पूरी बैंक की सांसें अटक गईं। जिसे वे एक बेसहारा गरीब समझ रहे थे, वो उनके साम्राज्य का वारिस निकला। सुरक्षाकर्मियों ने उन तीनों को बेइज्जत करके बैंक से बाहर निकाल दिया। बाहर खड़े कैमरों ने इस मंजर को कैद कर लिया। न्यूज़ चैनलों पर हेडलाइन चमकने लगी, वायरल वीडियो वाले बच्चे को मिला इंसाफ,
निकला बैंक मालिक का इकलौता वारिस। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोग इसे कर्मों का हिसाब और कुदरत का न्याय कहने लगे। सब एक बात पर सहमत थे, अहंकार की उम्र बहुत छोटी होती है। मैनेजर राघव की आंखें भर आईं। उसने देखा था कि विक्रम ने अपने बेटे के बिना कितने अंधेरे दिन काटे थे। आज किस्मत ने उनका सब कुछ लौटा दिया था। विक्रम ने एक आलीशान घर लिया जहां नानी, कबीर और वे सब एक परिवार की तरह रहने लगे। कबीर का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में हुआ और नानी की सेवा के लिए 24 घंटे नर्स तैनात कर दी गई। जिंदगी ने आखिरकार उन पुराने जख्मों पर मरहम लगा दिया था। नफरत हार गई थी और ममता की जीत हुई थी।